एम के बेरीवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास साइंस का जो लेसन फर्स्ट है उसका जो सेकंड पार्ट या सेकंड लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये सारी हम पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसको हम अभिकारक या उत्पाद बोलते हैं वो हम सारे पढ़ चुके हैं। और एक बात और, हम अपने जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे 10वीं क्लास की वो दोनों मीडियम में रहेगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कतें ना आए। हिंदी मीडियम वाले भी कुछ इंग्लिश के वर्ड सीख सकते हैं जो कि आगे उनको काम आएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अगर हिंदी में एक बार उनको सुनेंगे तो उनको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए किसी भी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो और चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज हम जो फर्स्ट लेसन के अंदर बहुत सारी टाइप की, बहुत सारे प्रकार की जो केमिकल अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मुख्यतः जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं वो मेनली 10 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले तो आपने 4 या 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में सुना था, लेकिन पढ़ते तो थे लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप नहीं पढ़ी थी हमने। तो जो मुख्यतः हम देख लेते हैं कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जो संयोजन अभिक्रिया है इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद अब थर्ड टाइप की रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद चौथी टाइप की जो हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद तापमान के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 टाइप की हम रिएक्शन पढ़ेंगे 7th और 8th, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद जो रिडक्शन रिएक्शन है इसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद इन दोनों से कंबाइन होकर जो रिएक्शन बनती है जिसको हम बोलते हैं रिडोक्स रिएक्शन, या जिसको हम उपोपचयी अभिक्रिया भी कहते हैं हिंदी में। इसके बाद लास्ट टाइप की जो आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये 10 की 10 टाइप की रिएक्शन विद एग्जाम्पल, अपनी डेली लाइफ में कौन से इनके एग्जाम्पल होते हैं वो सभी हम पढ़ेंगे। और ये जो आज का लेक्चर रहेगा हमारा, ये बहुत सारे एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में, HSSC या SSC, उनमें भी आपको काम आएगा। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से आते हैं। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको इन रिएक्शंस के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप एग्जाम में, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसमें अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है जैसे आपको कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, जुड़ना, मतलब संयोजन मतलब जुड़ना। योग का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना होता है। इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, जिसको हम बोलते हैं अभिकारक, कंबाइन करके, मतलब रिएक्शन करके एक ही उत्पाद बनाए, एक ही प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे C+O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलके बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन 2
क्या है, ये अभिकारक हैं। दो प्रकार के पदार्थ हैं, वो मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे और उदाहरण लेते हैं इसके, जैसे जल का जो निर्माण होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इनसे बनता है वाटर। अगर हम इसको संतुलित करें, जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में सीखा था कि संतुलित किसी भी अभिक्रिया को हम कैसे करते हैं, तो ये बन जाएगी। और ये जो होता है कोयले का जो दहन, जो बर्निंग ऑफ कोल है, तो वो ये अभिक्रिया है। जो कोल है उसके अंदर कार्बन होता है और उसको जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ दो या दो से ज्यादा जब पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो डिफाइन करते हैं तो वो आपकी बुक में भी मिल जाएगा भी डिफाइन हम कैसे करते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आपको अच्छे तरीके से समझ में अगर आपको आ जाए तो लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हम डिफाइन करें, व्हेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, मतलब जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे और भी उदाहरण जो हम इसमें ले सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और इनसे बनती है अमोनिया गैस। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस। अगर हम इसको संतुलित करें तो इस तरीके से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के अभिकारक या पदार्थ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपने इसका एक उदाहरण है, जब हम केमिकल अभिक्रिया क्या होती है उस टाइम भी हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जो संयोजन अभिक्रिया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद जो सेकंड टाइप हम करते हैं इसकी, वो हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं वियोजन, या इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया जो हमने पढ़ी अभी तक है, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन पढ़ी, उसका बिल्कुल अपोजिट है। मतलब उसमें क्या था, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसको तो हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जिसमें एक ही कोई भी पदार्थ या अभिकारक टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रकार के उत्पाद बनाए, तो ऐसी विक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको गर्म करें, अगर हम इसको हीट कर दें, तो इससे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो तो है एक, और ये टूटकर दो प्रकार के मतलब दो उत्पाद बना रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन, या फिर इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या जैसे अगर जल है, वाटर है, उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, या हम इसको कहेंगे कि इसमें से विद्युत ऊर्जा गुजारें, तो जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग हो जाएगा। मतलब जो जल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। या जैसे अगर हम इसका और उदाहरण लें, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखें, मतलब प्रकाशीय ऊर्जा प्रदान करें
जिसको हम बोलते हैं सनलाइट, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रखें तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl है, ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी विक्रियाओं में क्या है, सभी रिएक्शंस में क्या है कि जो विकारक है, रिएक्टेंट है, वो तो एक है और जो उत्पाद है वो एक से ज्यादा बन रहे हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं किसी में। तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं वियोजन या इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब भी जैसे किसी भी विक्रिया में किसी विकारक को अगर हम, ये जो सिंबल है ये है उष्मा का, मतलब हीट, मतलब हीट करके हम उसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वियोजन करवा सकते हैं। जल है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा प्रदान करके भी हम उस किसी भी विक्रिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। और कोई भी का मतलब जो विकारक हैं, कई विक्रिया ऐसी भी होती हैं जिनका प्रकाश की उपस्थिति में भी डिकम्पोजिशन होता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 प्रकार से इनका डिकम्पोजिशन हो सकता है। अगर हम इसका अपघटन या इसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं हीट की, उष्मा की प्रेजेंस में, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, या जिसको हम बोलते हैं तापीय अपघटन, मतलब ताप मतलब उष्मा देके भी हम अपघटन करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी भी कोई ऐसे मतलब विकारक है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके, जैसे जल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके अगर हम अपघटन करवाते हैं तो इस प्रकार के अपघटन को या विक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन, या जिसको हम बोलते हैं कि भी थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, या मतलब हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर हम क्या करवाएं कि उसका अपघटन करवाएं तो या इलेक्ट्रोलिटिक भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अगर हम विद्युत की उपस्थिति में अगर किसी अभिकारक का अपघटन करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, हिंदी में कहते हैं उसको विद्युत अपघटन। और अभी हमने जैसे बताया कि अगर कोई विकारक ऐसा है जैसे सिल्वर क्लोराइड है जिसको प्रकाश की उपस्थिति में जिसका अपघटन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, या इसको हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भी किसी अभिकारक का अपघटन हो सकता है। तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसको डिफाइन करना बिल्कुल आसान है कि जब जब एक अभिकारक टूट कर उष्मा की उपस्थिति में या वो विद्युत की उपस्थिति में हो, चाहे वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, टूट कर 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के अगर उत्पाद बनाता है तो ऐसी विक्रिया को हम डिकम्पोजिशन या इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में भी डिफाइन करना इसको आसान है कि व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म मोर देन 2 टाइप्स ऑफ ए प्रोडक्ट, जब मतलब एक ही रिएक्टेंट डिकम्पोज होके एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें एक खास बात और है कि जैसे ये जो विक्रिया है ना, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, मतलब जो जैसे आजकल तो जैसे डिजिटल कैमरा आ गए हैं, पहले जो फोटो हम बनवाते थे तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता था, मतलब एक रील मतलब कैमरे में डाली जाती थी और उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनते थे और उससे फिर हम फोटो जो पेपर पर उनको हम निकालते थे।
तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो बनते थे उसमें जो अभिक्रिया का प्रयोग होता था वो इस अभिक्रिया का प्रयोग होता था। इसको पर्सन में कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी है उसमें कौन सी अभिक्रिया का यूज होता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है और वो किसकी उपस्थिति में होती है। तो ये जो अभिक्रिया है अभी सिल्वर क्लोराइड है, इसको जब हम डिकम्पोज करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये जो सिल्वर और क्लोरीन बनता है, तो इस अभिक्रिया का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। मतलब जो श्वेत श्याम, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भी श्वेत श्याम, श्याम का मतलब ब्लैक है ना, फोटोग्राफी जो प्रयोग होती है उसमें इस अभिक्रिया का प्रयोग होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा डिकम्पोजिशन अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। जो थर्ड टाइप की अभिक्रिया है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे इसी में एक डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इन दोनों को हम समझते हैं कि ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे एक बार हम इसका उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम की अभिक्रिया करवाएं आयरन के साथ, Fe के साथ, लोहे के साथ, तो इससे जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है इन दोनों की अभिक्रियाओं से, वो बनता है FeSO4 प्लस Cu। मतलब इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि जैसे Fe था, इसकी अभिक्रिया हमने बनाई CuSO4 के साथ। तो CuSO4 में दो प्रकार के आयन थे, Cu और SO4। Fe ने क्या किया, कॉपर को यहां से हटा दिया और खुद SO4 के साथ जुड़ गया, तो इससे बन गया FeSO4 और Cu अलग हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई अधिक क्रियाशील मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को अगर हटाकर खुद उसके साथ जुड़ जाता है, तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब मैं अगर जाऊं, कोई बेंच पे बैठा है उसको हटा के मैं उसकी जगह बैठ जाऊं और उसको अलग कर दूं, तो ऐसी अभिक्रिया मतलब ऐसे प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो यही अगर अभिक्रिया में हो तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम डिफाइन करना भी बिल्कुल आसान है, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके यौगिक में से अगर उसको डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जिस अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर एक नया उत्पाद बना लेता है, खुद उसके साथ जुड़कर उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछते हैं एग्जाम में। जैसे आपको ये कह दें कि जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर होता है नीला, ब्लू, मतलब ये ब्लू कलर का होता है। अगर हम इसमें लोहे की कीलें डाल दें, मतलब भी ये लोहे की कीलें हैं और ये इसमें हमने डाल दी, तो ये जो लोहे की कीलें हैं इसका फॉर्मूला होता है Fe, मतलब ये है लोहा। तो लोहे की कीलें अगर हम कॉपर सल्फेट के घोल में डाल देते हैं, सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो उसका जो नीला कलर है वो चेंज हो जाता है, हरे रंग में बदल जाता है। ऐसा क्यों है? या ये भी पूछते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट में लोहे की कीलें डालते हैं, आयरन नेल्स डालते हैं, तो व्हाट हैपन्स, तो बताइए क्या होता है। तो जैसे ही हम
लोहे की कीले डालते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो दोनों अभिक्रिया करेंगे। अगर अभिक्रिया करेंगे तो उसमें जो लोहा है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर सल्फेट में से जो लोहा है वो कॉपर को तो हटा देगा मतलब, और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा FeSO4। पहले ये जो घोल था वो किसका था? कॉपर सल्फेट का था। अब ये जो घोल बना है ये बनेगा FeSO4 का, और जिसका कलर होता है ग्रीन या लाइट ग्रीन, हम कह सकते हैं हरे रंग का, हल्का हरे रंग का बनता है, और जो कॉपर है वो इसमें से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जो अभिक्रिया हुई इन दोनों के बीच में, लोहे के बीच में और कॉपर सल्फेट के बीच में, तो उनसे एक नया उत्पाद बनता है जिसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट FeSO4, और उसका जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन। तो इसलिए जब भी हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेट डालते हैं तो उसका जो कलर है वो नीले से कैसा हो जाता है? हल्के हरे रंग का हो जाता है। और जो लोहे की कीले हैं उनका जो रंग है, पहले तो ये जो लोहे की कीले हैं वो साइनी कलर की होती है, मतलब चमकीली होती हैं, लेकिन जैसे ही वो अभिक्रिया करके FeSO4 बनाएंगे मतलब है, तो उसके बाद जो Fe है या जो लोहे की कीले हैं उनका जो रंग हो जाता है वो हो जाता है ब्राउन कलर का। जैसे लोहे को आपने जंग लगा हुआ देखा होगा तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वैसे ही इनका कलर हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहां तो क्या हुआ था कि एक ने ही विस्थापन किया था, मतलब एक ही तत्व दूसरे को विस्थापित करके कोई नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट बनाता है। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है दो जगह से विस्थापन होगा, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। वो कैसे होगा तो उसको हम देखते हैं एक उदाहरण से। जैसे अगर हम उदाहरण लें इसमें सोडियम सल्फेट और इसकी अगर अभिक्रिया करवाएं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं NaCl और BaSO4, बेरियम सल्फेट, और इनसे बनता है NaCl। अगर हम इसको संतुलित करें तो इस तरीके से हम संतुलित कर सकते हैं। अब ये जो अभिक्रिया है, अब ये दोनों थे अभिकारक, मतलब ये दोनों जो अभिकारक हैं इन दोनों में जो आयन्स है वो हम देखते हैं कौन से हैं। जैसे इसमें जो आयन है वो सोडियम आयन है और SO4 2 नेगेटिव आयन है, मतलब ये दोनों प्रकार के। इसमें जो आयन है वो है Ba2+ और Cla1-। अब क्या हुआ, यहां Na के साथ जुड़ा हुआ था SO4, जब उत्पाद बना तो Na के साथ जुड़ गया Cl, मतलब Cl आ गया यहां, और Ba के साथ क्या जुड़ गया? SO4 जुड़ गया, मतलब यहां Ba2+ आयन के साथ जुड़ गए SO4 2 नेगेटिव आयन, और Na+ के साथ जुड़ गए Cl नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से भी एक अभिकारक ये था, एक अभिकारक ये था, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, आयनों का एक्सचेंज हुआ, मतलब जो आयन थे उनका क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो जब दो अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है और उनसे नया उत्पाद बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स, मतलब जो आयन्स हैं उनका एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जिसमें अभिकारक के बीच में या रिएक्टेंट के बीच में आयन आपस में बदल जाते हैं। जैसे इसके साथ पहले सोडियम के साथ है सल्फेट आयन थे, अब सोडियम के साथ आगे क्लोराइड आयन, पहले बेरियम के साथ क्लोराइड आयन थे, अब बेरियम के साथ आगे सल्फेट आयन। तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये जो विक्रिया है, डबल का मतलब दो प्रकार के जो आयन्स हैं, मतलब जो दोनों रिएक्टेंट है उनके बीच में आयनों का एक्सचेंज होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की हम रिएक्शन करते हैं तापमान के आधार पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है बहुत बार, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं
उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या होता है? मतलब निकलना, मतलब जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो एग्जिट का मतलब लिखा होता है गेट के ऊपर, जहां से हम निकल रहे होते हैं, तो एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। और एंडो का मतलब होता है अवशोषण होना, मतलब एब्जॉर्ब करना किसी चीज को। और थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब एग्जिट का मतलब होता है, एक्सो का मतलब एग्जिट होना, मतलब रिमूव होना, और थर्म का मतलब होता है हीट। तो ऐसी विक्रिया जिसमें हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहेंगे। जैसे एक सिंपल उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे पहले हम घर में सफेदी करते थे, पहले हम जो घर में सफेदी करते थे उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। मतलब जो हम सफेदी लेके आते थे उसको हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और सफेदी को हम किस में डालते थे? वाटर में डालते थे, मतलब पानी में घोलते थे। जैसे ही हम उसको जल में घोलते थे तो उससे जो घुलकर बनता था जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब पहले बिना बुझा हुआ चूना था, अब जैसे ही पानी डाल दिया तो इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता था, साथ में जब वो सफेदी उबलती थी, जब हम पानी में डालते थे तो बहुत सारी मात्रा में उसमें उष्मा निकलती थी, मतलब गर्म हो जाता था वो जिसमें भी हम घोलते थे उस बर्तन में, तो साथ में उसमें उष्मा भी निकलती थी, मतलब या हम कह सकते हैं ऊर्जा भी मिलती थी। तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसी विक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं उष्मा अक्षेपीय विक्रिया। मतलब उत्पाद तो बनता ही बनता है, साथ में ऊर्जा भी हमें मिलती है। तो ऐसी विक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में भी इसको बहुत ही आसानी से, भी ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, जिसमें हीट इज इवोल्व्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी इवोल्व होती है, हीट भी निकलती है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे इसी का एक और हम उदाहरण लेते हैं डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं जो हम श्वसन, मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस करती क्या है हमारे शरीर के अंदर? जो भी हम खाना खाते हैं, अब जो खाना खाते हैं तो खाना पचने के बाद उससे बनता है ग्लूकोज, उससे क्या बनता है? ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को तोड़ने का जो काम करता है वो करता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ जो ग्लूकोज है वो विक्रिया करके उष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसी ऊर्जा का हम अपने शरीर के कामों के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब जो सांस लेने का काम है, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, तो वो क्या काम करती है? हमारे भोजन से जो ग्लूकोज बना हुआ है उसको तोड़कर उससे ऊर्जा निकालने का काम करती है, मतलब ऊर्जा उस प्रोसेस के अंदर हमें मिलती है। तो जो श्वसन विक्रिया है उसमें भी उष्मा उत्सर्जित होती है, जिससे अपनी बॉडी के जो सारे कार्य होते हैं, जो हम कार्य करते हैं उस उष्मा की सहायता से करते हैं। तो ऐसी जो विक्रिया है श्वसन विक्रिया, इसको भी हम क्या कहेंगे? उष्मा अक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन को हम उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर, जो कि भोजन से हमें मिलता है, उसको तोड़कर उष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित करती है। तो ऐसी विक्रिया को हम, जिसमें भी उष्मा उत्सर्जित होती है, उसको हम उष्मा अक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। तो श्वसन में भी ऊर्जा हमें मिलती है, तो इस विक्रिया को भी हम क्या बोलते हैं?
उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब वाई द रेस्पायरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रेस्पायरेशन जो श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड हीट इज इवॉल्व या एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी इवॉल्व होती है जिसका हम अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं या जो हम कार्य करते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस विक्रिया को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहेंगे। तो इसके बाद इसी का बिल्कुल जो अपोजिट है जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं? मतलब यहाँ एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, और थर्म का मतलब मैंने आपको बता ही दिया जिसका मतलब होता है हीट। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब वो रिएक्शन तभी होती है जब उसको हम उष्मा प्रदान करते हैं, उष्मा देते हैं, या द रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मतलब हीट के एब्जॉर्ब होने से वो रिएक्शन होती है। मतलब जब हीट देते हैं तभी वो रिएक्शंस कंप्लीट होती है। तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस थी। जैसे अभी दोबारा बता देते हैं आपको, भी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम उष्मा प्रदान करते हैं मतलब हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं? भी हीट दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तब ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं डिकम्पोज होके। इसी तरीके से वाटर है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर मतलब उसमें से पास करते हैं जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। मतलब ये जो विक्रिया है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी उदाहरण है, ये भी है। इसी तरीके से हमने जो सिल्वर क्लोराइड जिसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग करते थे, वो भी एक ऐसी विक्रिया है जब इसको हम कौन सी ऊर्जा देते हैं? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है। तो यहाँ कौन सी ऊर्जा देते हैं हम? प्रकाश ऊर्जा। यहाँ कौन सी देते हैं? विद्युत ऊर्जा। यहाँ कौन सी देते हैं? डायरेक्ट हम हीट करते हैं उसको, है ना, जिसको तापीय ऊर्जा कहते हैं, उष्मीय ऊर्जा हम कहते हैं। तो इन तीनों ही अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो रिएक्टेंट हैं वो ब्रेक डाउन होके, टूट के या उसका वियोजन होके उनसे प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो दोनों विक्रियाएं हमने पढ़ी ये किसके आधार पर हैं? तापमान के आधार पर। अगर ये पूछे भी तापमान के आधार पर कितनी प्रकार की विक्रियाएं होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस विक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस विक्रिया में हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट एब्जॉर्ब होने से अभिकारक या रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें ऐसी विक्रियाएं जिसमें उत्पाद तो बनता ही बनता है, साथ में ऊर्जा भी निकलती है, हीट भी रिलीज होती है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं और एग्जाम में भी उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वो हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। और इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या
अपचयी अभिक्रिया। तीनों ही जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको समझना। कि सबसे पहले है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें अगर कोई विकारक है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं C+O2, तो इससे बनता है CO2। तो यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। तो इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ने से ये एक नया उत्पाद बन रहा है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे विक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर कोई अभिक्रिया ऐसी भी हो सकती है जिसमें हाइड्रोजन का निकलना, मतलब हाइड्रोजन अगर किसी में से निकल रही है तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेक्स प्लेस। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या हिंदी में अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम कर सकते हैं कि ऐसी विक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है, और हाइड्रोजन की हानि होती है, मतलब हाइड्रोजन निकलती है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये आपको उदाहरण अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और उदाहरण हम देखते हैं इसके, जैसे कॉपर है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो इनसे बनेगा कॉपर ऑक्साइड। आप संतुलित कर सकते हैं, पहले आप सीख चुके हैं। या जैसे हमने एक एक्टिविटी भी की थी, बताया था उसमें उदाहरण, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे जो बनता था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारी जो विक्रियाएं हैं जिनमें जैसे यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये तीनों ही जो विक्रियाएं हैं, या और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम, जिस भी विक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, या उपचयन मतलब वृद्धि हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं मतलब वृद्धि होना, तो ऐसी विक्रियाओं को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद जो रिडक्शन रिएक्शन है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहां क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां क्या है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, यहां क्या था, हाइड्रोजन निकलती थी, मतलब हाइड्रोजन की हानि होती थी, इसमें क्या हाइड्रोजन जुड़ती है, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन निकलती है, जैसे मान लिया अगर हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं कार्बन के साथ, तो जिंक ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो निकल जाती है और वो जुड़ जाती है कार्बन के साथ, ये बन जाता है CO, और ये जिंक अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है और निकल के ये अकेला रहेगा जिंक। तो ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, यहाँ क्या था, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रही थी, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रही थी, मैग्नीशियम के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ रही थी, तो ऐसी विक्रिया को हम क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण विक्रिया। और इस ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी भी अभिकारक में से, किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन। लेकिन इसमें एक खास बात हो रही है इस अभिक्रिया में, भाई जिंक ऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन निकल के ये बन रहा है जिंक, लेकिन ये ऑक्सीजन जुड़ किसके साथ रही है, ये जुड़ रही है कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के बन रहा है CO। तो इसका मतलब कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो कार्बन का तो जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब जिसको बोलते हैं उपचयन। और जो जिंक ऑक्साइड उसमें जो ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब जिंक ऑक्साइड है उसका तो हो रहा है अपचयन, मतलब अपचयन होता है, और जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं उपचयन। मतलब कार्बन का हो रहा है उपचयन और जो जिंक ऑक्साइड उसका हो रहा है अपचयन। तो ऐसी विक्रिया जिसमें क्या हो कि किसी भी अभिकारक में से, किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। या इंग्लिश में हम डिफाइन करें इसको कि द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, जिसमें ऐसी विक्रिया द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, या ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसी विक्रियाएं जिसमें देखो, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी, मतलब OX ले लिया ऑक्सीडेशन से, RED ले लिया रिडक्शन से, तो ऐसी विक्रिया जिसमें दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो एक साथ होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमने ये उदाहरण लिया था, ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही उदाहरण था, इसमें इसका तो रिडक्शन हो रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको उपोपचयी विक्रिया, मतलब जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, मतलब ऐसी विक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होते हैं, तो ऐसी विक्रिया को हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक दो उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे CuO प्लस H2, तो इन दोनों की विक्रिया से बनता है Cu प्लस H2O। तो इस विक्रिया के अंदर CuO में से तो ऑक्सीजन निकल रही, तो ये बन गया Cu, मतलब इसका तो क्या हो रहा है रिडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये बन रहा है जल, है ना, वाटर बन रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या जिसको बोलते हैं हिंदी में उपचयन। तो ये एक ऐसी विक्रिया है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, जिसमें उपचयन और अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, या जिस विक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक ही विक्रिया में एक साथ होते हैं, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं उपोपचयी या फिर रिडॉक्स रिएक्शन हम बोलते हैं। अब इस विक्रिया के अंदर कि यहां हम देखते हैं कि कई बार ये पूछते हैं कि एग्जाम में कि बताओ कोई अभिक्रिया दे देंगे, इसमें किसका उपचयन हुआ है किसका अपचयन हुआ, तो आप बता सकते हैं कि जैसे ये पूछे इसमें उपचयन किसका हुआ है H2 का हुआ है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, अपचयन किसका हुआ है CuO का हुआ है क्योंकि अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, तो किसके में से निकली ऑक्सीजन CuO में से, तो इसका क्या हुआ है अपचयन, इसका क्या हुआ है अपचयन। इस अभिक्रिया में अगर बताओ किसका उपचयन हुआ है किसका अपचयन हुआ है, तो हम बता सकते हैं ये जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली है, तो जिसमें ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन, तो इसका हुआ है अपचयन। तो अपचयित पदार्थ ये है, मतलब रिड्यूस्ड हुआ है ये, और ये ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज ये हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, इसी तरीके से ये रिड्यूस हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज को बोलते हैं ऑक्सीकृत होना, और जो रिड्यूस है उसको बोलते हैं हम अपचयित होना, मतलब इसका अपचयन हुआ है इसका उपचयन हुआ है, इसी तरीके इसका अपचयन हुआ है इसका उपचयन हुआ है। तो इस तरीके से हम रिडॉक्स जो रिएक्शंस है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, जो दो प्रकार की विक्रियाओं से मिलकर बनती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों अगर एक साथ होते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके डेली लाइफ में भी एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन के, जैसे लोहे का जंग लगना ऑक्सीडेशन होता है, या जैसे अगर हम कुरकुरे चिप्स के पैकेट खुले छोड़ देते हैं तो खराब हो जाते हैं, स्मेल आने लग जाती है, वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। लेकिन ये हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, उसमें से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लास्ट जो रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी,
और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछते हैं। भी उदाहरण दे देंगे आपको, ये पूछेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी है। जैसे इससे पहले हमने एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, उसका उदाहरण अगर आपको याद है तो देखते हैं। ये था उदाहरण, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब हम करवाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो उन दोनों से बनता है जिसको हम बोलते थे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ Na के साथ पहले SO4 जुड़ा हुआ था, Ba के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था, तो Na के साथ तो जुड़ जाता है Cl, बन जाता है NaCl, और Ba के साथ जुड़ जाता है SO4 और ये बन जाता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। अगर हम इसको संतुलित करें तो इस तरीके से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। तो अब इस अभिक्रिया में अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब किसी भी अभिक्रिया में जब दो अभिकारक अभिक्रिया करके कोई उनसे ऐसा उत्पाद बने जो अघुलनशील पदार्थ हो, मतलब या तो दोनों की अभिक्रिया होके वो जो पदार्थ नया बना है जो अघुलनशील, मतलब गुलने वाला नहीं है, मतलब जो भी सॉल्यूशन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा उसमें घुलनशील नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उससे अलग हो जाएगा उस सॉल्यूशन में से, या तो वो नीचे जम जाएगा और अगर वो हल्का होगा तो वो ऊपर आ जाएगा। मतलब अघुलनशील पदार्थ अगर कोई बनता है जिस अभिक्रिया में, तो उस अघुलनशील पदार्थ को हम बोलते हैं अवक्षेप। जैसे इसमें जो बेरियम सल्फेट बनता है वो सॉलिड बनता है और वो नीचे जम जाता है, मतलब ये क्या बनता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं अघुलनशील। घुलनशील एक श्वेत रंग का, मतलब सफेद रंग का, व्हाइट कलर का एक पदार्थ बनता है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें कोई अघुलनशील या इनसोल्यूबल कोई सब्सटेंस बनता है व्हाइट कलर का, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब जो प्रेसिपिटेट है उसको बोलते हैं हिंदी में अवक्षेप। तो जिसमें एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ बनता है, तो ऐसी विक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। या हम ये कहें अगर कोई व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल, मतलब प्रेसिपिटेट सब्सटेंस बनता है, तो ऐसी विक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे ये आपको रिएक्शन समझ में आई होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है, और इसी विक्रिया में एक सफेद रंग का अघुलनशील पदार्थ भी बनता है। तो ये दोनों का ही उदाहरण हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, या इसको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये अपने कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से हमें मतलब कमेंट करके बताइए कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस लेक्चर का फायदा उठा सकें और अपने जो भविष्य है उसको सुनहरा बना सके। थैंक यू।